हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, लगातार आप देख रहे हो बारिश के मौसम में या किसी न किसी प्रकार से हिमालय क्षेत्र में लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, भूस्खलन हो जाता है। आखिर उसका कारण क्या है? उन आपदाओं से निपटने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और क्या प्रबंध किए हैं, उन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे आज इंडियन हिमालय रीजन जो हमारा टॉपिक रहेगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र में जो जो चीजें हैं, जो आपदा प्रबंधन के तहत सरकार ने वहां पर उन समस्याओं से निपटने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ उपाय किए हैं, जिनके बारे में हमें जानना है। और ये लैंडस्लाइडिंग होती क्यों है, किस प्रकार से भूस्खलन हो रहा है, या किस प्रकार से भारी मात्रा में वहां पर नुकसान हो रहा है, उन चीजों के कारण क्या, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम देखते हैं हिमालयी आपदा की तैयारी को मजबूत करना किस प्रकार से है। चर्चा में क्यों है? तो भारतीय हिमालय क्षेत्र अपने विस्मयकारी प्राकृतिक दृश्यों के कारण भारत के सबसे अधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में से एक है। सबसे ज्यादा डिजास्टर जहां आती है वो क्षेत्र में से एक माना जाता है। यह नाजुक पर्वतीय परिस्थितिकी तंत्र, जलवायु जनित और भूभौतिकीय आपदाओं के लगातार जोखिम का सामना करना पड़ता है। यहां पर जैसे कि भू आपदाओं का मतलब है, भूभौतिकीय आपदाओं फिजिकल लैंड फिजिकल चीजों का मतलब क्या होता है, जैसे कि भूस्खलन हो जाना, भूकंप आदि चीजें आ जाना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। देहरादून में 2025 की विनाशकारी बाढ़ आई, हाल ही में आपने देखा। उत्तरकाशी में बादल फटा, जैसे हालिया विनाशकारी घटनाओं के साथ साथ अनियोजित शहरीकरण, नाजुक बुनियादी ढांचा, या मैं कहूं एक प्रकार से वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी मौजूदा चुनौतियों एक परिवर्तनकारी और भविष्य के लिए तैयार आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण की मांग करती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र क्या है, तो यह भारत के उस पर्वतीय क्षेत्र को संदर्भित करता है जो देश के भीतर संपूर्ण हिमालय पर्वतमाला को सम्मिलित करता है। कंप्लीट हिमालय में जो जोन आता है उसे हिमालयी क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय हिमालय क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। 2500 किलोमीटर की दूरी ये रखता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो IHR इंडियन हिमालय रीजन में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं, जैसे कंचनजंगा भारत के जल मीनार के रूप में जाना जाता है। कंचनजंगा को भारत की जल मीनार, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है जो गर्मियों में पिघलती है, तो वहां से हमें पानी प्राप्त होता है, जल मीनार इसलिए उसे कहा जाता है। और IHR गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों सहित कई प्रमुख नदियों का सोर्स भी माना जाता है। यह क्षेत्र परिस्थितिकी संतुलन को विनियमित करने और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है इसी के कारण, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हिम तेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयन मोनाल तथा यार्शागोम्बा और रोडोडेंड्रोन औरम्बियम जैसे औषधीय पौधे शामिल है। इसमें ये विभिन्न प्रकार की स्पीसीज हो सकती है, जैसे हिम तेंदुआ मिल सकता है, रेडोडेंड्रोन एक फूल का पौधा ये मिल सकता है, औषधीय पौधे मिल सकते हैं, मोनाल जैसी प्रजातियां यहां पर मिल सकती है, यार्शागोम्बा जैसा एक औषधीय पौधा मिल सकता है। इस प्रकार की चीजें इनमें शामिल हो सकती हैं। हिमालय में भविष्य के लिए तैयार आपदा प्रबंधन हेतु व्यापक तकनीकी विस्तार की आवश्यकता है। किस प्रकार से तकनीकी विस्तार किए जा सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इनमें से कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य यहां पर शामिल हैं, जैवमंडल रिजर्व शामिल हैं, जैसे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यहां पर शामिल है। IHR भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है। मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए एक अवरोधक के रूप में कार्य कर रहा है। मानसून के पैटर्न को प्रभावित करता है। इस क्षेत्र में विविध जातीय समुदाय भी रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जातीय समुदाय इस क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी अपनी अनूठी संस्कृति है, भाषाएं हैं, परंपराएं हैं। लद्दाख के लोग हैं, सिक्किम के भूटिया हैं, तिब्बत के बुद्ध हैं, प्रभाव हिमाचल प्रदेश की गद्दी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक महत्वपूर्ण और तीर्थ स्थल इसमें शामिल हैं, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि। चीन, नेपाल, भूटान के साथ साथ भारत की उत्तरी सीमाओं पर स्थित रहने के कारण IHR का सामरिक महत्व बन जाता है, और ये IHR का सामरिक महत्व भी है। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये क्षेत्र है भाई हिमालयी रीजन।
आप इसमें देख सकते हो लद्दाख आता है, जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल आता है, उत्तराखंड आता है, फिर ये सिक्किम बंगाल आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है। ठीक, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, असम, असम में करबी एंगलोंग, ठीक है, और उसके अलावा नॉर्थ चहार आ जाता है असम में, ये क्षेत्र इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिमालय में उच्च आपदा जोखिम के पीछे प्रमुख कारण क्या है? उच्च आपदा जोखिम के पीछे प्रमुख कारण है भूवैज्ञानिक नाजुकता। भूवैज्ञानिक नाजुकता, भूकंपीय गतिविधि, यानी कि हिमालय पृथ्वी का सबसे युवा पर्वत है, यंगेस्ट माउंटेन है, श्रृंखलाओं में से एक है और भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ था। इससे यह क्षेत्र अत्यधिक भूकंपीय रूप में सक्रिय रहता है और यहां बार बार भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। भूस्खलन, हिमस्खलन आदि प्रॉब्लम यहां पर बढ़ी रहती है और लगातार बाढ़ आ जाती है। भाई बारिश के मौसम में बाढ़ आने का खतरा भी यहां पर बना रहता है। भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 की स्थिति में धौलागिरी, सिंधु, गंगा, भ्रंश जैसी प्रमुख भ्रंश रेखाएं टेक्टोनिक तनाव को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, उसको अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो अचानक उत्पन्न होने पर आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा देता है और तबाही बहुत भयंकर होती है, तांडव होता है इसकी तबाही में। ऐतिहासिक उदाहरणों में 2005 का कश्मीर भूकंप देखो, 7.6 तीव्रता की दर से आया। 2013 की केदारनाथ की आपदा देखो, उत्तराखंड सिक्किम 2025 में हालिया में हुई घटनाएं आप देख सकते हो। और किस प्रकार से अगर मैं बात करूं, भूगर्भीय भाग अस्थिरता लगातार आपदाओं का जन्म देती हैं। इस प्रकार से ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं। 2005 का देख सकते हो, हालिया 2025 का देख सकते हो, 2013 की घटना इसमें शामिल कर सकते हो। जलवायु परिवर्तन का त्वरित प्रभाव क्या रहेगा? तो जलवायु परिवर्तन के त्वरित प्रभाव की अगर मैं बात करता हूं तो हिमालय वैश्विक औसत से दोगुनी गति से गर्म हो रहा है, जिससे हिमनद ज्यादा से ज्यादा पिघल रहे हैं। झीलों के विस्तार में तेजी आ रही है, यानी कि झीलें बढ़ रही हैं, जिससे हिमनद झील विस्फोट बाढ़ उत्पन्न हो सकती है। भारी मात्रा में बाढ़ आ सकती है क्योंकि ज्यादा पानी पिघलेगा, ज्यादा पानी इकट्ठा होगा तो बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ सकती है। 2023 में सिक्किम के GLOAF ने तीस्ता जल विद्युत परियोजना को नुकसान पहुंचाया, जिससे जल संचालित खतरा उजागर हो गया। अनियमित अत्यधिक मानसून वर्षा, उसके साथ साथ जैसे देहरादून 2025 में रिकॉर्ड वर्षा ने अभूतपूर्व बाढ़, मृदा अपरदन और ढलान स्थिरता को पैदा किया, जिससे आपदा जोखिम बढ़ गया है। 2011 101 वर्षों में सबसे अधिक 101 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई थी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बाढ़, भूस्खलन, घरों और सड़कों का विनाश देखने को मिला था। उसी के साथ अगर मैं बात करता हूं आगे, तो अनियोजित और असहनीय विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार, जल विद्युत परियोजनाएं पर्यटन और पारिस्थितिकी रूप में नाजुक क्षेत्रों में निर्माण ढलानों को अस्थिर कर देते हैं और वैधता को बढ़ाने का काम करते हैं। साल 2025 की धराली बाढ़ इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार अनियमित विकास आपदा के प्रभाव को बढ़ा देता है। उत्तराखंड के धराली गांव में विनाशकारी बाढ़ के कारण 12 से 18 मीटर तक तलछट जमा हो गई, यानी कि तलछट नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहकर के आई है वो जमा हो गई है, जिससे गांव का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया, पानी में डूब गया। इसी तरह जोशीमठ भूमि अवतरण संकट 2023 में नाजुक हिमालयी भूभाग में अनियंत्रित निर्माण और अत्यधिक बोझ वाले ढलानों के खतरों में को उजागर किया। कुछ आलोचकों का तर्क है कि 4 धाम जैसी परियोजनाएं और बाढ़ के मैदानों में निर्माण कार्य में कटाव, वनों की कटाव और हिमनद का तनाव लगातार बढ़ता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो अपर्याप्त प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी प्रणालियां क्या हैं, तो इसमें कहा गया है कि तकनीकी प्रगति के बावजूद हिमालय क्षेत्र में व्यापक वास्तविक समय की खतरे की निगरानी का अभाव है, यानी कि उसका खतरे की निगरानी को ध्यान में नहीं रखा जाता, बहुत बड़ा अभाव है इस चीज का। बाढ़, भूस्खलन, GLOAF के लिए पूर्व चेतावनी विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में अपर्याप्त बनी हुई है। पंजाब बाढ़ 2025, रावी, ब्यास, सतलुज नदियों में खतरनाक रूप से उफान देखा गया है, जिससे भाखड़ा और पौंग बांधों में रिकॉर्ड जल प्रवाह देखने को हमें मिला है। 2025 के उत्तराखंड फ्लैश बाढ़ के दौरान अलर्ट की अनुपस्थिति में या देरी ने निकासी समय को सीमित कर दिया, जिससे AI आधारित पूर्वानुमान मॉडल, ड्रोन
और स्वचालित सेंसर की आवश्यकता रेखांकित हुई है। उसके अलावा सामाजिक और आर्थिक चीजों में हम देखें तो संस्थागत कमजोरियां, कई हिमालय समुदाय हाशिए पर हैं, दूरस्थ हैं और संसाधन विवश हैं, जिससे उनकी तैयारी और लचीलापन सीमित हो गया है। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित या आपदा से संबंधित मौतों में वृद्धि देखने को मिली, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन आपदाओं में किस प्रकार से मौतें हो सकती हैं, कैसी भयंकर त्रासदी हो रही है। इसके लिए आपदा प्रबंधन ने कोई ना कोई तो उपाय किए ही हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। वर्ष 2025 में आपात स्थितियों के दौरान संस्थागत समन्वय, क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के अंतराल को दर्शाती हैं। विभिन्न प्रशासनिक सत्रों पर शासन संबंधी चुनौतियां तीव्र समन्वित आपदा प्रतिक्रिया को और अधिक जटिल बना देती है, यानी कि और अधिक मुश्किल बना देती है आपदा प्रक्रिया को। वहीं अगर उसके अलावा हम बात करें तो भारतीय हिमालय क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने के लिए प्रमुख सरकारी पहल क्या है, सरकार ने पहल क्या की इस मामले में, तो सरकार ने पहल की है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी को भूस्खलन, जीएलओएफ, बाढ़, भूकंप सहित हिमालय विशिष्ट खतरों को प्राथमिकता देने के लिए संशोधित किया है। इनमें खतरे के जोखिम मानचित्रण, अंतर एजेंसी समन्वय और सामूहिक सहभागिता पर जोर दिया है। संवर्धित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ या एसडीआरएफ हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र सरकार का योगदान 90%, जो सामान्य राज्यों के 75% से अधिक है, जिससे त्वरित राहत और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकता है या सुनिश्चित होता है। हिमालयी लचीलेपन को समर्थन देने वाले अतिरिक्त कार्यक्रम क्या हैं? जो हिमालयी लचीलेपन को क्या देते हैं, समर्थन देते हैं, उसके अतिरिक्त कार्य क्या हैं? तो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, उसके इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन भारतीय हिमालय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम, सिक्योर हिमालय परियोजना, एकीकृत हिमालय विकास कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ये वो योजनाएं, वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हिमालयी लचीलेपन को समर्थन देते हैं, उसमें आपदा के दौरान कोई ना कोई प्रबंधन करते हैं। हिमालय क्षेत्र में आपदा जोखिम प्रबंधन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? उपाय क्या अपनाए जा सकते हैं? तो उपायों में अगर बात की जाए तो भैया सतत अवसंरचना और भूमि उपयोग नियोजन, बाढ़ के मैदानों, अस्थिरता ढलानों, अस्थिर स्लोप्स एंड परिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्माण पर रोक लगाई जा सकती है, या रोक लगाने के लिए सख्त जोनिंग को लागू किया जा सकता है। मिश्रा समिति 1976 के सुझाव के तहत या उसके अनुसार आपदा प्रवण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का एक फैसला। उसके अलावा भूमि उपयोग योजनाएं विकसित करें जो संरक्षण, कृषि, आवासीय, औद्योगिक गतिविधियों के लिए क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करें। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEP, जिसे गाडगिल समिति के नाम से भी जाना जाता है, उसने संरक्षण और विकास आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पश्चिमी घाट के लिए एक जोनिंग प्रणाली की सिफारिश की। इसी प्रकार का दृष्टिकोण हिमालयी क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। गाडगिल समिति जो कि पश्चिमी घाट को संरक्षण प्रदान करने का फैसला करती है, उसी प्रकार की स्थिति को हिमालयी क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है। हिमालय के एक सुदृढ़ भविष्य के लिए तकनीक, सामुदायिक तैयारी और परिस्थिति की सुरक्षा उपायों का संयोजन आवश्यक है, जो निर्माण मानदंडों, आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण पर मिश्रा 1976 और जेसी पंत 1999 समितियों की दूरदर्शी सिफारिशों पर आधारित है। ये सभी उपाय मिलकर भारत को प्रतिक्रियात्मक राहत से सक्रिय दीर्घात्मक आपदा प्रतिरोधकता क्षमता की ओर ले जा सकते हैं। इस प्रकार की चीजें, ये उपाय जो सरकार के द्वारा किए गए हैं, जिससे हिमालय की आपदा
जो आती है उसका पूर्वानुमान लगा करके उसको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। 1976 के तहत जो आपदा प्रबंधन में एक उसके मानदंडों के अंदर मिश्रा समिति बनाई गई थी। 1999 की जो जेसी पंत समिति थी उसी प्रकार, और जिस प्रकार से पश्चिमी घाट में गाडगिल समिति के तहत उसको संरक्षण प्रदान किया गया था, प्रोटेक्शन की गई थी उसकी, उसी प्रकार हिमालय के लिए भी इस प्रकार के उपाय बना करके या उस प्रकार के उपाय करके उसको संरक्षण प्रदान किया जा सकता है और भारी आपदा से बचाया जा सकता है। खासकर भारी आपदा से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें वन रोपण करना होगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पेड़ पौधे घास वगैरह लगानी होंगी ताकि मिट्टी का कटाव कम हो, जिससे भूस्खलन की समस्याएं भी कम हो जाए। इसी के साथ मैं नवीन यादव आप लोगों से आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।